नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। 2019 की तरह इस बार भी अपोजिशन पार्टी वाले नरेंद्र मोदी को टारगेट करी थी और कर भी रही है कि मोदी जी के द्वारा जनता की आवाज को दबाकर डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मोदी जी ने 10 सालों में जनता की एक भी आवाज नहीं सुनी। 10 सालों में एक बार भी मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। एक लोकतंत्र देश को तानाशाही देश में बदला जा रहा है। ऐसे कई तरह की आवाजें जनता द्वारा उठाई जा रही है। तो क्या वाकई में देश में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है? देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता सरकार से इतनी नाराज क्यों है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये है मिस्टर अनिल मसीह, जो पिछले महीने चंडीगढ़ में हुए मेयर इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। आप इनके फेस के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। इनके फेस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया हो। एंड हुआ भी ऐसा ही है। इनका यह एक्सप्रेशन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पिछले महीने चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन में दो अलग अलग पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाई थी। वो दो पार्टी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी थी। टोटल 35 वोट थी, जिसमें से 20 वोट बनते थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर, और 15 वोट बनते थे बीजेपी। मतलब पूरी तरह से क्लियर थी कि ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी अलायंस ही जीतेगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस के 8 वोट को इनवैलिडेट क्लियर कर दिया गया और बीजेपी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। इनफैक्ट हमें यह बात तब पता चली जब यह इलेक्शन फ्रॉड करते हुए सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फटकार लगाई और इस डिसीजन को रिवर्स किया और आम आदमी पार्टी के अलायंस को मेयर ऑफ चंडीगढ़ डिक्लेयर किया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो क्या यह चोरी पकड़ी जाती? शायद यह चोरी नहीं पकड़ी जाती अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो। यहाँ एक सवाल उठता है दोस्तों, क्या इस तरह की इलेक्शन फ्रॉड खुलेआम होना, देश में फेयर इलेक्शन ना होना और मनचाहे पार्टी को विनर डिक्लेयर कर देना, क्या यही हमारे देश की डेमोक्रेसी की पहचान है? खैर, इस इलेक्शन फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एक्शन लिया और सही के पक्ष में फैसला भी लिया। तो न जाने ऐसे कई फ्रॉड होते होंगे जो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होते होंगे। आज देश के हर राज्य का युवा काफी परेशान है, भ्रष्टाचारी से, बेरोजगारी से और इन 10वीं 12वीं पास करप्ट नेताओं से। और आज हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इनके बारे में कोई नेता बात तक नहीं करना चाहता है। आपका एग्जाम रद्द हो जाए, आपका पेपर लीक हो जाए, आप सुसाइड कर लो, आप प्रोटेस्ट कर लो और चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन इन नेताओं को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता प्यारी होती है। आपके एग्जाम डेट को रद्द किया जा सकता है, लेकिन इनके इलेक्शन डेट को नहीं। आपके एग्जाम रिजल्ट में 3 से 4 साल लग सकते हैं आने में, लेकिन इनके चुनाव रिजल्ट में 3 से 4 साल नहीं लगेंगे। खैर, इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर किसी मेजॉरिटी वोट से बनी है तो वह डेमोक्रेसी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां सभी नागरिक के पास सेम राइट्स है, जिससे वो एक ऐसी सरकार चुन सकते हैं जिससे पूरे देश के हर सिटीजन और हर कम्युनिटी के लोगों का भला हो। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बेनिटो मुसोलिनी 1924 में जो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी एक मेजॉरिटी वोट से जीत कर आए थे। तो क्या उनके टाइम पे इटली एक डेमोक्रेसी कंट्री थी? बिल्कुल नहीं। बेनिटो मुसोलिनी एक डिक्टेटर थे और उनकी पार्टी नेशनल फैसिस्ट पार्टी को आज भी फैसिज्म का प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर भी बेनिटो मुसोलिनी से काफी इंस्पायर्ड थे। तो क्या ये दोनों डिक्टेटर नहीं थे? एक्चुअली रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट हर डिक्टेटर दुनिया में इलेक्शन जीतकर ही पावर में आते हैं, और उसी पावर का नशा और उसी पावर के छिन जाने का डर एक लीडर को डिक्टेटर बना देती है। वैसे तो हर डेमोक्रेसी अपने सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा काफी बार हुआ है कि नागरिक के फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोटेस्ट को छीन लिया गया हो। देश के हर नागरिक के पास आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(b) के अकॉर्डिंग हर नागरिक के पास फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है देश के हर सिटीजन को ये राइट्स मिलता है? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम पे लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका गया था, और जब ये प्रोटेस्टर्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तब बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर ने इन प्रोटेस्टर्स को देश का गद्दार बताते हुए इस तरह के नारे लगाए थे। गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और यही सेम चीज हुई थी फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे,
जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब इन फार्मर को भी खालिस्तानी और एंटी नेशनल कहा गया था और किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए कुछ ऐसे सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था और इन पर टीयर गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट जैसे चीजों का इस्तेमाल कर इन पर बुरे तरीके से हमला किया गया था। पंजाब बॉर्डर की यह तस्वीर देख के लग रहा था जैसे किसी किसान को नहीं बल्कि इंडिया और चाइना की आर्मी को रोकने की तैयारी की गई हो। पिछले प्रोटेस्ट में कितने किसान मारे गए और तो और सेम घटना हुई थी रेसलर प्रोटेस्ट के टाइम पे, और यहाँ भी सेम बर्ताव देखा गया था। जब ओलंपिक मेडल विनर ने अपने साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तब पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था और जिस पर हरासमेंट के एलिगेशन लगे थे वो बीजेपी एमपी और रेसलिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण थे। पॉइंट यहाँ पे यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को गवर्नमेंट इस तरीके से ट्रीट करे तो क्या यह सही है? 2021 के इस आर्टिकल के अनुसार कम से कम 600 किसान मारे गए थे पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में, और ये तो वो प्रोटेस्ट हैं जिनकी बात थोड़ी सी आपको खबरों में सुनने को मिल जाती है क्योंकि लिमिट से ज्यादा बड़े हो गए थे ये फार्मर प्रोटेस्ट। इसके अलावा कई सारे प्रोटेस्ट आम नागरिक के द्वारा किए गए पिछले सालों में, लेकिन कोई चर्चा तक नहीं की गई थी खबरों में। क्या आपको मालूम था कश्मीरी पंडित के प्रोटेस्ट के बारे में, जो 240 दिनों से ज्यादा दिन तक प्रोटेस्ट चले थे? सरकारी एम्प्लॉय जो अपनी पुरानी पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, या दूरदर्शन केंद्र क्लोजिंग के खिलाफ हिसार में चल रहा 400 दिनों से लंबा प्रोटेस्ट, या पिछले साल डॉक्टर का प्रोटेस्ट, या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का प्रोटेस्ट, क्या इन सभी प्रोटेस्ट के बारे में खबरों में बात की गई? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीन लेना क्या यह डेमोक्रेसी की निशानी है? अब डेमोक्रेसी में फेयर एंड अनबायस्ड इलेक्शन होना भी जरूरी है। यहाँ किसी भी तरह के पावर इन्फ्लुएंस में आकर गवर्नमेंट न बनाया जाए। लेकिन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आज हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। 2021 में असम के एक बीजेपी लीडर के कार के डिक्की में रिजर्व ईवीएम मशीन मिले थे। हालांकि उस पर वोट नहीं डाले गए थे, लेकिन आप सोचिए क्या आप और हम ईवीएम मशीन को इतना इजीली एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि बीजेपी लीडर के पास ये ईवीएम मशीन कैसे आए? पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने खुद ही कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस इलेक्शन कमीशन ने हमेशा रूल को बैन करने की कोशिश की है ताकि हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचे। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया था और बीजेपी ने 437 सीटों पे चुनाव लड़ा था। बीजेपी पार्टी की टोटल एक्सपेंडिंग 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि 2019 में इलेक्शन एक्सपेंडिचर सिर्फ 70 लाख रुपए थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने टोटल 1309 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो जरा सोचिए कि कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने। अब अगर एवरेज निकाले तो बीजेपी ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी लिमिट से 4 गुना ज्यादा। और रूल के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को इस सिचुएशन में कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन मिलिट्री फोर्स के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है, लेकिन 2019 की इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओपनली एयर स्ट्राइक के नाम पर, पुलवामा में हुए अटैक के नाम पर ओपनली वोट मांगे थे। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डिस्क्वालीफाई किया? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि पीएम मोदी ने डायरेक्टली शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे। तो आप जरा इन्हें ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और इसके रिस्पांस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 156 रिटायर्ड ऑफिसर ने साइन करके इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था और एक्शन लेने के लिए कहा था। उस टाइम पे शायद इलेक्शन कमीशन सो रहा था। एंड इवन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडियन आर्मी को मोदी की सेना ही बताया था। अब क्या आप सोच सकते हो कि हमारे जवान जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनको कैसा लगेगा कि जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए आर्मी ज्वाइन की थी, आज उनको एक इंसान की सेना के नाम पे वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अब दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपने पर्सनल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड सीबीआई और ईडी सिर्फ फंड कलेक्ट करने के लिए नहीं, इवन अपोजिशन को गिराने के लिए भी बीजेपी की बहुत बड़ी हेल्प कर रही है। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है उसके अगेंस्ट ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाती है। जिन पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है उन्हें क्लीन चिट चाहिए हो तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती है। एक टाइम पे बीजेपी और पीएम मोदी जिन लीडर्स पर करप्शन के चार्जेस लगाते थे और जिन पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी थी,
आज वही बीजेपी पार्टी के साथ खड़े हैं और उनके सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिए गए हैं। जैसे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के हेमंत विश्वकर्मा, हार्दिक पटेल और भी बहुत सारे हैं। 2014 से अब तक टोटल 125 पॉलिटिक्स लीडर पर सीबीआई ने रेड मारी है, जिसमें से 118 सिर्फ अपोजिशन के हैं। अब हम बात करते हैं हमारे देश की मीडिया। अब ऐसे केस में नॉर्मली न्यूज मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार गवर्नमेंट की तारीफों के फुल बांधने में लगी हुई है। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है एंड मीडिया अगर स्ट्रांग हो तो करप्शन, स्कैम, हॉर्स ट्रेडिंग, इलीगल एक्टिविटी जैसी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हर पॉलिटिशियन 1000 बार सोचता है। लेकिन हमारी मीडिया खुद एक जोक बन के रह गई है। आज के दिन एक या दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि रियल में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। बाकी सभी लगातार गवर्नमेंट और स्पेशली पीएम मोदी को प्रेज करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, काफी सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो कि लगातार ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे गवर्नमेंट को प्रेज किया जा सके। अब न्यूज मीडिया के इस तरह के जर्नलिज्म पर हंसी तो आती है बट दुख भी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को इस तरह से वेस्ट क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज चैनल का जो बिजनेस मॉडल है वो फैक्ट प्रेजेंट करने से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एड रेवेन्यू से चलता है। न्यूज चैनल वाले को जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना था, वही न्यूज चैनल वाले सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचा रही है। न्यूज डिबेट में अगर आप देखोगे तो आज तक 10 सालों में एक भी डिबेट गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इशू या फॉरेन पॉलिसी पे नहीं होगा। गवर्नमेंट जनता के पैसे से एडवर्टाइज के नाम पे इन टीवी चैनल को बहुत सारे पैसे देती है और ये टीवी चैनल वाले जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबर आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। 177 दिनों तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन टीवी चैनल पे कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगा, लेकिन लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे प्रधानमंत्री ने किए थे वह मनमोहन सिंह नहीं किए थे और उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे और उसके बाद आज तक 10 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हमारे न्यूज चैनल ऑलरेडी जो पार्टी हार चुकी होती है उस पर उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, जबकि न्यूज चैनल की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे। अब किसी भी डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम और आप पार्लियामेंट नहीं जाते, इसलिए एक आम आदमी की आवाज अपोजिशन ही उठा सकती है। लेकिन न्यूज चैनल वाले, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सोशल मीडिया और इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन को इतना कमजोर कर दिया है कि अगर अपोजिशन कुछ सवाल भी उठाए तो उसे एक जोक बना के रख दिया जाता है। और किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा जाता है और अपोजिशन को इतना वीक नहीं रखा जाता है। लेकिन अपोजिशन को इस तरह कमजोर करना एक फैसिस्ट स्टेट की निशानी है। एंड यहाँ मैं पार्लियामेंट में अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर वो इंसान जो गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह की बात करे वो अपोजिशन हो जाता है। एंड फैसिस्ट स्टेट में अपोज करने वाले को एंटी नेशनल बताकर डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि देश में अगर ऐसी ही हालात बनती रही, ऐसी ही सिचुएशन बनती रही, तो क्या देश में लोकतंत्र बच पाएगा? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।